हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं 11 आपका अप्रैल को जो कक्षा 12 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। और ये क्वेश्चन आपके आधारित रहेंगे पिछले साल जो पेपर हुआ है उन पर। और एनसीईआरटी में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाएँ कम से कम समय में, क्योंकि 2-3 दिन का वहाँ पर जो समय है उसमें कम से कम कितना पढ़ लें ताकि आपका एक अच्छी खासा रिवीजन हो जाए। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पूरे पूरे मार्क्स की तैयारी कर रहा है, आपको पूरे पूरे अंक आ जाएंगे इसको पढ़ के, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि आपका थोड़ा बहुत, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको इतना तो पढ़ के जाना ही जाना होगा। जो इस एनसीईआरटी बुक में आपको टिक लगवाए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, फिर वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, सबके लिए आपको इतना आपको कवर करके जाना ही जाना है। और एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस चैप्टर से आपका कितना मार्क्स का आता है। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और ठोस अवस्था से 10 नंबर, विलयन से 7 नंबर का, वैद्युत रसायन से 5 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर का, पृष्ठ रसायन से 5 नंबर का, पी ब्लॉक के तत्व से 7 नंबर का, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 4 नंबर का, उप सह संयोजन यौगिक से 4 नंबर का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 5 नंबर का, एल्कोहल, फिनोल और ईथर से 4 नंबर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से 5 नंबर का, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से 4 नंबर का और जैव अणु से आपका 5 नंबर का। तो कुल मिलाकर इतना आपका ये 70 नंबर का हो जाता है। हर एक चैप्टर को मैंने यहाँ पर आपके लिए अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको तो मैंने ले ही लिया है, ताकि अगर आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो आप इतना तो कम से कम करके जाएंगे ही जाएंगे 2 दिन के अंदर। तो ये आप वीडियो देखिए और इसमें लगा लीजिए इम्पोर्टेंट टिक, जो कि आपको रिवीजन के तौर पे, जो कि आपको तैयार करके जाना है 11 तारीख के लिए हर हाल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था में ये जो टॉपिक है आपका, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो ठोस अवस्था जो आपका ये टॉपिक है, ये आता है आपका पेपर में कम से कम 9 से 10 नंबर का हर साल आता है। ये देखा गया है कि इस टॉपिक से लॉन्ग भी आ जाता है और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, 2 छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए इसे इसे अपन देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है ना। क्लियर। इसके बाद चलेंगे आगे की तरफ और देखेंगे इनमें और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो ये वर्गीकरण है, इनमें जैसे आपका आणविक ठोस हुआ, आयनिक ठोस हुआ और जो आपका धात्विक ठोस हुआ, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखा गया है कि जनरली इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और देखेंगे और इसमें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, तो आपको क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका जनरली पढ़ लेना है, लेकिन एकक कोष्ठिका को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एकक कोष्ठिका का जो डेफिनेशन है वो हर साल आता है, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखेंगे और आगे की तरफ कि इसमें और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका लिखा है 7 अद्य एकक कोष्ठिकाएँ और केंद्रित सेल के रूप में उनकी संभव विविधताएं। तो ये जो आपकी 7 दिए हुए हैं, इनमें से आपको 7 के 7 तो नहीं पढ़ने, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये घनीय है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको उदाहरण ध्यान रखना है। इसमें आपको अक्षीय कोण ध्यान रखने हैं, इसमें आपको अक्षीय दूरियां और कोर की लंबाई ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें षटकोणीय, ठीक है। तो ये 2 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हो सके तो 7 पढ़ लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा टाइम ना मिले तो आप केवल घनीय और षटकोणीय आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलेंगे और आगे की तरफ और देखेंगे इनमें और कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ आप देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका कि प्रति एकक कोष्ठिकाएँ परमाणुओं की संख्या कौन सी फलक केंद्रित के लिए, तो ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 4 होती हैं, ठीक है।
और यहाँ पे और देखेंगे और इसमें और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ पे निविड़ संकुलित संरचनाएं, इनमें देखते हैं कि जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है, जैसे ये है आपका त्रिविमामी निविड़ संकुलन, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखेंगे और इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं आपकी त्रिविमीय में। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो रिक्तियाँ हैं, तो रिक्तियाँ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना, ये जो रिक्तियाँ हैं, ठीक है, क्लियर इतना। और चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे और कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आपके लिए हो सकती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे आप जो ये 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इनमें आपको उदाहरण नंबर 1.1 आपको पढ़ लेना है, ठीक है, क्लियर इतना। केवल ऐसे ओरल पढ़ के ही जाना है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों का स्थान निर्धारण करना, ये आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। इसके बाद और देखेंगे यहाँ पर जो ये आपका लिखा हुआ है, ये आपको कंप्लीट करके जाना है, ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। मैं वैसे ये डेरिवेशन आपको कराऊंगा इस वीडियो में, इसके अगली वीडियो में, तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और जैसे ये आपका लिखा हुआ है कि संकुलन क्षमता, ये आता रहता है पेपर में कि कभी कभी पूछ लेता है कि सीसीपी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74%, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको आगे पढ़ना है और देखना है इसमें कि जैसे आपका ये है आपका, तो ये इसमें त्रिज्या और कोर में संबंध आ जाता है कभी कभी, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि ये जो 3 डेरिवेशन है आपके, 3 में से जैसे इसका आया 68%, ठीक है, तो 3 डेरिवेशन है, एक ये और एक नीचे होगा, ठीक है, ये 52.4%। तो इन 3 में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन हर साल आता है, तो आप इन तीनों को अगर आप कन्फर्म कर लेते हैं तो लगभग आपका 2 नंबर का कन्फर्म हो जाता है काम, ठीक है, क्लियर इतना। आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे एकक कोष्ठ का विमा संबंधी गणना, ये नहीं आता है आपका पेपर में। यहाँ पे आपको ये सूत्र आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, एकक कोष्ठिका का घनत्व, इससे क्या है कि न्यूमेरिकल आता ही है, ठीक है। और देखेंगे इसमें और देखेंगे और कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो इसका आपका उदाहरण दिख रहा है आपको 1.3, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्लियर इतना। और देखेंगे और इसमें और कौन सी चीज़ें आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं आपके लिए। तो ये जो आपको दोष दिख रहे हैं ना, तो जो सॉलिड में आपके लिए जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो ये आपका फ्रैंकल दोष है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको शॉर्टकी दोष पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी 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 परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये आपको हल्का हल्का पढ़ लेना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखेंगे और इनमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो इनमें से जो हम देखें, तो अब हम बात करें कि इसमें कौन सी चीज़ पढ़ना है। तो इसमें 1.8 प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और 1.7 अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, 1.8 और 1.7। और ये जो दिया है संकुलन क्षमता की गणना, अभी मैंने आपको वहाँ डेरिवेशन में बताया हुआ था, और इसके न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 1.11, ये आपको पढ़ के जाना है, 1.15 पढ़ के जाना है। और देखेंगे और इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये जो आपका दिया हुआ है बैंड, ये जो शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, ये आपको, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों आपको पढ़ने हैं। और देखेंगे अपन और इनमें से क्लियर है इतना। तो ठोस अवस्था में आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपन अगले टॉपिक विलयन की तरफ, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है विलयन, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपका परीक्षा की दृष्टि से, और इससे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आपका विलयन जो इसकी डेफिनेशन है, तो वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, विलयन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो इसमें जो फार्मूले हैं, आपको उनमें कौन कौन से फार्मूले आपके पढ़ने हैं, वो कौन से फार्मूले आपको पढ़ के जाने हैं। तो देखो, इसमें से आपको पढ़ के जाना है मोल अंश, ठीक है, ये वाली चीज़, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे तो ये जो आपका प्रश्न है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना चाहिए और अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। मैं ये सब प्रश्न आपको कराऊंगा भी, ठीक है। ये आगे देखेंगे, इसमें जो ये मूललता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे और कौन सी चीज़ें आपको, मूललता का मात्रक, मूललता का सूत्र, ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़ के जानी है, ठीक है। और देखेंगे इसमें ताप का प्रभाव, ये नहीं पढ़ना आपको। और देखेंगे यहाँ पे ये जो हेनरी का नियम लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर तरीके से पढ़ना चाहिए, ये हेनरी का जो नियम है अच्छे से आपको आना चाहिए, क्लियर इतना। और देखेंगे और इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि
ये जो ताप का प्रभाव है ये द्रवीय विलयनों पर वाष्प दाब, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे राउल्ट का नियम, कहाँ गया, आगे चलेंगे, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं आपको पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन ये भी नहीं पढ़ना है आपको, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा नहीं आए हुए हैं पेपर में। अणु संख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, तो ये इनमें से आपको ये चीज़ पढ़नी है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे और कौन सी चीज़ें आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो इसके लिए अपन देखेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन, ये आपको पढ़ना है। आगे होगा हिमांक का अवनमन, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्वथनांक का उन्नयन हो गया, ये पढ़ लिया आपने, अब ये पढ़ना है आपको हिमांक का अवनमन, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे और इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपको जो ये सूत्र दिख रहे हैं आपको, जैसे ये दिया हुआ है KB, ये दिया हुआ है KF, तो ये KF वाला ये दिया हुआ है हिमांक के अवनमन से संबंधित है, KB वाला क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित है। तो ये दोनों आपको सूत्र याद रखने हैं, ठीक है ना। क्लियर इतना, चलेंगे आगे और देखेंगे इनमें जो है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2.9 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब आगे देखेंगे और इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी क्या है बेटा कि परासरण की परिभाषा आ जाती है, तो परासरण आपको याद रखना है कि परासरण क्या होता है, ठीक है। परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। और देखेंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे कि और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है कि एक राउल्ट का नियम भी है इसमें, ठीक है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राउल्ट का नियम भी पढ़ लीजिएगा, राउल्ट का नियम ये आपको पढ़ना है परीक्षा के लिए, ठीक है। क्लियर इतना, आगे चलेंगे और देखेंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देख रहे हैं अपन कि ये जो आपका 2.6, 2.7, 2.8 ये आपको पढ़ लेना, 2.13 ये आपको पढ़ लेना है। और देख रहे हैं अपन और इसमें और देखेंगे और कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है आपके, 2.22 ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं अपन कि इसमें आपका महत्वपूर्ण है 2.32 और आपका 2.32 के बाद 2.33, ठीक है। क्लियर इतना, अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बात आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन की, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, अब आपको इसमें देख लेना है कौन कौन सी चीज़ें आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से केवल उन्हीं पर टिक लगवाया जा रहा है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको विद्युत रसायन सेल है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। विद्युत रसायन सेल आता रहता है आपके पेपर में, ठीक है। और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ लेना है। और देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका, हाँ, ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है E ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट एंड ई नॉट ऑफ लेफ्ट, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आता रहता है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि और इसमें और कौन सी चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला है। इसके बाद आगे देखेंगे, हाँ, ये जो नष्ट इक्वेशन लिखी हुई है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। नष्ट समीकरण, ठीक है, नंसर्ट समीकरण या नष्ट समीकरण इसे बोलते हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नष्ट समीकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लिखी हुई है इसकी इक्वेशन, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, तो ये जो आपका सवाल दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखेंगे नष्ट समीकरण का साम्य स्थिरांक, ये कभी कभी क्या है कि नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना करवा लेता है, तो ये आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे और इसमें ये है आपका नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध, ठीक है। आगे देखेंगे कि और कौन सी, ये जो आपका साम्य स्थिरांक के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही हैं आपको, तो यहाँ पर विद्युत, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, और ये आपको नहीं पढ़ना है, हीट स्टोन ब्रिज ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, गिब्स फ्री एनर्जी कहाँ गई, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना आपको। और देखेंगे आप नहीं पढ़ना आपको, ये सांद्रता, मोलरता, मोलर चालकता में संबंध ये भी नहीं पढ़ना आपको, प्रबल वैद्युत अपघट्ट ये भी नहीं पढ़ना आपको। और देखें आपको लिए ये जो आपका दिया हुआ है कॉल राउस का नियम, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कोलराउस का नियम। इसीलिए कोलराउस के नियम के साथ कोई समझौता नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कोलराउस का नियम। और देख रहे हैं इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ये आपको पढ़ लेना है। कोलराउस का नियम आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, ठीक है। लॉन्ग में आता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी या फिर शॉर्ट में आ जाता है, एक छोटी सी लाइन में पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर इतना। विद्युत अपघटन एवं विद्युत रसायन, इसके बाद विद्युत अपघटन मात्रात्मक पक्ष, ये नहीं आपको पढ़ना है। विद्युत अपघटन के उत्पाद, ये भी नहीं। आगे देखेंगे प्राथमिक बैटरियाँ, ये भी नहीं। आगे देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र सारांश। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए आप इसके न्यूमेरिकल्स मत छोड़ना, जो मैं आपके लिए टिक लगवाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 3.2 का न्यूमेरिकल है, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अभी देखो अपन ने अभी पता किया था कि मानक सेल विभव कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से आपको ये भी तैयार रखना है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए वो जो पीछे अपन पढ़ चुके हैं वो भी आपको रखना तैयार, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे और जो ये लिखा हुआ है 3.8 आपको पढ़ना है, 3.9 पढ़ना, 3.10 पढ़ना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे जो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्नांकित विद्युत अपघटन के प्राप्त पदार्थ बताइए, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये आप पढ़ के जाइएगा प्लीज़। 3.15, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की। रासायनिक बलगतिकी जो ये टॉपिक है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसके जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए जो प्रश्न बन रहे हैं उनके लिए अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, आपको रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहली चीज़ पढ़नी है आपको अभिक्रिया वेग, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अभिक्रिया वेग बहुत ज़्यादा बार आता है, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, देखा मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा बार आता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या अभिक्रिया का वेग, क्लियर इतना। अब आगे चलेंगे और देखेंगे इनमें आपको क्या पढ़ना है। ये आपको ग्राफ आप कुछ नहीं बनाने, ना कुछ पढ़ना है इनमें से कुछ, ठीक है। आगे देखेंगे और इनमें आपको कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए आपको, ये भी नहीं आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ये जो दिए हुए हैं आपको, ये हुआ, आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। ये आपका पेपर में आ चुका है, शायद 2020 में आया था, तो इसीलिए आप इस जो उदाहरण दिया हुआ है इसे आप विशेष रूप से पढ़ें। क्लियर हुआ इतना। यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, तो आणविकता आपको पढ़ लेनी है। कभी कभी क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है, ठीक है। और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो ये जो आपका लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये आपको पढ़ना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको पढ़ना है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके वेग स्थिरांक का जो ये व्यंजक है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। उसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और देखेंगे आपके लिए ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ऊपर ये जो आधारित सवाल है ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ें जो हैं परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये आपको नहीं पढ़ना है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से कैसा होता है, ताप घटाने से कैसा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और देख रहे हैं और इसमें और कौन सी चीज़ें हैं, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, ये नहीं आपको पढ़ना है। और देख रहे हैं अपन, तो इसमें जो आपको न्यूमेरिकल्स में टिक लगवाए जा रहे हैं वो आप विशेष रूप से देखिएगा, क्योंकि ये भौतिकी रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें क्या है कि जनरली मेजर पोर्शन न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन ही आते हैं। तो जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन आ जाता है वेग स्थिरांक का, कभी कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक आ जाता है। तो इस तरह से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, तो इनमें 4.2, 4.3, 4.4 इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और इनमें जो ये लिखा हुआ है कि वेग स्थिरांक की जो इकाइयाँ हैं, मात्रक है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात करना है, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और इसमें बात करें तो ये जो आपका लिखा है 4.18 जो प्रश्न है ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाना है। 4.18
प्रश्न आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और देखते हैं यहाँ पे और कौन सी चीज़ें जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपके लिए है 4.27 ये आपको पढ़ के जाना है, और 4.30 ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक की, अपने पृष्ठ रसायन की, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपका हार्डी-सुल्जे लॉ, इसमें आपका जो आप कह सकते हैं कि हार्डी-सुल्जे का नियम, ब्राउनियन गति, और भी आपके जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है तो टिंडल इफेक्ट हो गया, कोलाइडी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से इसमें फोकस करना है। मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे और कितनी पढ़नी है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे पढ़ना है जो अधिशोषण है, अधिशोषण की डेफिनेशन आ चुकी है। तो कई बार आती है अधिशोषण की डेफिनेशन, तो आपको अधिशोषण के बारे में जानकारी रखनी है और आपको अधिशोषण पढ़ लेना है, ठीक है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर भी आना चाहिए आपको, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और कौन सी चीज़ जो है आपको पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे देखेंगे अपन भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये आता रहता है आपके पेपर में। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कौन कौन सा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे और कौन सी चीज़ जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखेंगे कि उच्च ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है उत्प्रेरण, आता रहता है पेपर से, उत्प्रेरण, स्वाउत्प्रेरण, उत्प्रेरकों के प्रकार, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, तो ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको उत्प्रेरक को अब अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है, ये नहीं आपको पढ़ना है, और ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और देख रहे हैं यहाँ पे एंजाइम उत्प्रेरण, ये आपको पढ़ लेना है, एंजाइम उत्प्रेरण, ठीक है ना। और देख रहे हैं यहाँ पे और कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोलाइड। तो ये जो कोलाइड है आपका, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। कोलाइड से प्रश्न आता रहता है। और ये जो आपकी ये जो प्रकार दिए हुए हैं कोलाइड के, ये आपको एक बार ये टेबल आपको पढ़ लेनी है कोलाइड के प्रकार में। जैसे आपका ठोस, ठोस को मिलाने पर ठोस सॉल्व बनता है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं किसका, कांच का, ठीक है। रत्नों का, जैसे मान लीजिए कि दिया है ठोस और द्रव को अगर अपन मिलाएं तो क्या बनता है, सॉल्व बनता है। अब कैसा, पेंट, कोशिका तरल। अब लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि अगर परिक्षिप्त अवस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो क्या बनता है आपका, एरोसॉल। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ क्लियर, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे ये कितनी तरह से हो गया, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव। तो ये आपका 8 प्रकार से हो गया। क्लियर इतना। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड, ठीक है। बहुत स्पष्ट हिंदी लिखी हुई है, तो मैं कहूँगा कि ये द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी क्लोराइड या द्रव रोधी कोलाइड, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे ये नहीं आपको पढ़ना है। और देखेंगे आपको ये नहीं पढ़ना है, साबुन की शोधन क्रिया भी आपको नहीं पढ़नी है, ये आप परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो ये डायलिसिस है, अफोहन, ये आपको विशेष रूप से पढ़ के जाना है, ठीक है, कि अफोहन क्या होता है, ठीक है। विशेष रूप से पढ़ना है अफोहन और वैद्युत अफोहन, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना अफोहन और वैद्युत अफोहन, ठीक है। अणुसंख्यिक गुण, टिंडल प्रभाव, ये आपको पढ़ के जाना है। क्या, टिंडल प्रभाव आपको ये पढ़ के जाना है, टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ क्लियर। टिंडल इफेक्ट आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ब्राउनी गति आपको पढ़ के जाना है, टिंडल प्रभाव पढ़ के जाना है। इसके बाद और देखें तो और इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्कंदन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ गया भाई, स्कंदन जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको स्कंदन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो स्कंदन हो गया आपका, ये है आपका स्कंदन, ये आपको पढ़ के जाना है। क्लियर। अब चलेंगे आगे की तरफ और देखेंगे और इसमें आपको कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपने देखा इमल्सन पायस, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हमारे चारों तरफ कोलाइड। तो ये जो कभी कभी क्या है कि
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि आकाश का रंग जो नीला होता है वो क्यों होता है, या कोहरा या धुआं या बरसात, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो ये आपको एक बार पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन या एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इनसे बन जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? कोलाइडो के अनुप्रयोग ये आपको नहीं पढ़ने हैं, आपकी फालतू का है, क्या पढ़ेंगे आप इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसमें न्यूमेरिकल्स थे नहीं, तो इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रश्न अब इसमें बचा नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनमें मैं टिक लगवा चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कि इनमें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए क्या है कि हमने केवल इसमें उन्हीं चैप्टर्स को सम्मिलित किया है, और इन चैप्टर्स में भी उन टॉपिक्स को सम्मिलित किया है जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं और जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये लिखा हुआ है पी ब्लॉक के तत्व, तो चलिए इन पे स्टार्ट करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये आपका टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें उनमें मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पी ब्लॉक के तत्व में आपकी कौन कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या है कि इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इनकी परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएँ कैसे होती हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है पी ब्लॉक में, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। और ये जो लिखा हुआ है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार या असामान्य गुण, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि और कौन सी चीज़ें जो हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत, ये जो आपको दो छोटे छोटे प्रश्न लिखे हुए हैं ना 7.1 और 7.2, जैसे 7.1 लिखा हुआ है कि यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, क्या कारण है। तो देखो सीधी सीधी बात है कि पेंटाहेलाइड कब बनाएगा, जब भाई पेंटाहेलाइड ये तभी बना सकता है जब इसमें क्या है कि जब इसमें क्या डी कक्षक भी हो। अब क्योंकि इसके पास P और S दो ही कक्षक होते हैं, तो P और S कक्षक होने के कारण ये पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ क्लियर? तो ये आपको सीधे सीधे तरीके से आंसर दे देना है। वही इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन में n=2 है। n=2 का मतलब क्या है कि जब नाइट्रोजन का जो अपना परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है। जब हम इसे खोलेंगे तो क्या आएगा 2,5, ऐसे ही 2,5 ऐसे ही खुलेगा, है ना। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 को जब अपन खोलेंगे तो 2,5 आएगा। अब अगर मैं इसे परमाणु को अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखूं तो ये आ जाएगा 1s2 का हो जाएगा 2s2 2p3। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना? क्लियर ना इतना? तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो क्योंकि इसके पास डी नहीं है तो इसीलिए ये क्या है पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं कर पाता। ठीक है, और देखेंगे इसमें जैसे आपका ये दूसरा प्रश्न हो गया, तो pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, ऐसा क्यों। तो NH3 की भांति pH3 के अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधित नहीं होते। ठीक है, तो NH3 में अपन क्या है कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है NH3 में, तो इसीलिए क्या है कि जो है ये इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या रहता है, pH3 का क्वथनांक कम रहता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। अब हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा तो भाई क्या है कि तोड़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्लियर इतना? अब आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन सी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण में से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं पढ़ना है आपको ज़्यादा। यहाँ पे देखा जाए भूरी वलय परीक्षण, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। श्वेत फास्फोरस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, और देखेंगे आप रेड फास्फोरस, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। क्लियर, श्वेत फास्फोरस और रेड फास्फोरस। और देख रहे हैं इसमें और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो आपका ये जो वर्ग 16 के तत्वों के बारे में जो इसने बताया हुआ है ना, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी अपन कोई भी ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इस ब्लॉक में तत्व कौन से हैं, है ना। इस ब्लॉक में जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, आयनन विभव। ठीक है,
परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या कैसी हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें आपको क्या है पढ़ लेनी है। क्लियर इतना? इसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, क्लियर इतना? तो इसलिए आपको विशेष रूप से इसे अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से, कि यहाँ पे जो है आपका एक देखिए, मैं आपको यहाँ पे देखनी, यहाँ पे बना नहीं है क्या, इसमें चलते हैं देखते हैं और देखते हैं इसमें और कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। सल्फर अल्फर नहीं पढ़ना आपको परीक्षा की दृष्टि से, कहाँ तक पढ़ेंगे आप इतना। यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ पे उत्पादन सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ना है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एक अमोनिया हो गई, इनमें से आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा या अमोनिया मिलेगी या क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से तीन में से कोई ना कोई आपको पेपर में पढ़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो या तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल की विधि पढ़ लीजिए, या नहीं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ना है, आपको अमोनिया पढ़ना है और आपको क्लोरीन बनाने की विधि पढ़नी है। अगर आप ये तीनों कंप्लीट कर ले जाते हैं तो आपका लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि आपका एक लॉन्ग तो कंप्लीट होने के 100% चांस हैं। क्लियर इतना? और यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें और कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे रासायनिक गुण ही आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। रासायनिक गुण इसके, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, ये आपको पढ़ लेना है कि फ्लोरीन असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे, देखो भैया बताया था मैंने आपको क्लोरीन के बारे में, तो ये क्लोरीन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और क्लोरीन की जो डिक्कन विधि है या डेक्कन विधि है, ये आपको विशेष रूप से पढ़ के जानी है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इसमें H2SO4 और आपका क्लोरीन हुआ और आपका हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का निर्माण हुआ। इन तीन में से कोई ना कोई आपको परीक्षा की दृष्टि से मिल ही जाएगा, टपक पड़ेगा वहाँ पे, या फिर आपको ओस्टवाल्डिक विधि द्वारा HNO3 का निर्माण, इनमें से कोई ना कोई आपको परीक्षा में रखा मिलेगा। तो इसीलिए आपको इन लोगों को पढ़ के ही जाना है। हाइड्रोजन क्लोराइड परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको अम्लराज पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखेंगे और देखेंगे इनमें कौन कौन सी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके लिए, तो यहाँ पे उपलब्धता, ये परमाणु क्रमांक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका जनरली आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ये आपका ज़्यादा परीक्षा में नहीं आता है। क्लियर ना इतना? तो ये आपका इस वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंट था। चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बात करते हैं अपन, ये जो नया टॉपिक है अपना डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो जो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसे अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं, और जो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं उन सभी में आपके टिक लगवाते जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व के बारे में आपको जानकारी रखनी है, और इनकी आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में बताना है कि डी ब्लॉक का तत्व कहाँ पर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना दूँ इस पे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस ब्लॉक रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका पी ब्लॉक रहता है और नीचे आपका डी ब्लॉक नीचे आपका एफ ब्लॉक रहता है। नीचे रहते हैं ना पट्टी से दो बने रहते हैं अलग से, है ना। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे 10 कॉलम ऐसे दिए रहते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ब्लॉक का स्थान है, ठीक है। और आपको डी ब्लॉक में आपको ये याद रखना है कौन कौन से कॉलम यहाँ पे निवास करते हैं, कौन कौन से कॉलम यहाँ पे रहते हैं। तो क्लियर, आपको इन्हीं सभी कॉलम को विशेष रूप से आपको याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ पे कॉलम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। तो प्रथम श्रेणी आपका, और चलिए मैं आपको याद भी कराए दे रहा हूँ इसी बहाने, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से बोलिएगा और आपको क्लियरली याद जाएगा। देखिएगा, SC मतलब स्कैंडियम, स्कैंडियम मतलब क्या, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। चलिए मैं आपको अच्छे से सुनाई दे रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर इतना? चलिए मैं इसे दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। तो साइंस टीचर वेरी क्रूल मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, ठीक है ना। क्लियर इतना? फीकू निकू जन। क्लियर? तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक बनाई हुई है मैंने, तो आप इसे अच्छे तरह से याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं द्वितीयक श्रेणी की। तो द्वितीयक श्रेणी में भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाई दे रहा हूँ, और आप इसे 1-2 बार ट्राई करेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको आने लगेगी। देखिएगा यहाँ पे
यार जरा, समझिएगा बात, यार जरा, वाई जडार, वाई मतलब यार और जडार मतलब जरा। नंदू मोहन तक रुके रहो, पढ़ाई आज करा दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नंदू अच्छा है, नब्बू अच्छा लग रहा है। यार जरा नब्बू मोहन तक रुके रहो, पढ़ाई आज करा दो। क्लियर? यार जरा नब मोहन तक रुके रहो, पढ़ाई आज करा दो। आप इस तरह से इसे ध्यान रख सकते हैं। क्लियर इतना? या आप एन वाला कोई भी नाम लिख सकते हैं। यार जरा एन से मतलब आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि नंदू हो गया, नब्बू हो गया, जो भी लिखना हो, निब्बा हो गया। क्लियर? तो यार जरा नब मोहन तक रुके रहो, पढ़ाई आज करा दो। क्लियर इतना? तो यहाँ से आपका 39 से 48 तक क्लियर। अब चलते हैं अपन अगली लाइन याद करते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे, ला हफ्ता वरना रे उसे ईरान पटक आऊँगा। क्लियर इतना? ला हफ्ता वरना रे उसे ईरान पटक आऊँगा। तो ये आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी हो गई। क्लियर इतना? तो आपको ये तीनों श्रेणियाँ आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक का आ गया तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं कि पहली लाइन बना दी, दूसरी लाइन बना दी, तीसरी लाइन बना दी। आपका भाई साहब इतना ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा कि वो एग्जामिनर आपके नंबर काट ही नहीं पाएगा। समझ रहे बात? आप इस तरह से बना दीजिएगा। देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे एस ब्लॉक के लोग रहते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे पी ब्लॉक के लोग रहते हैं, और यहाँ पे आप कह दीजिएगा डी ब्लॉक के लोग रहते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप 3 श्रेणियाँ बना दीजिएगा। क्लियर हुआ इतना? अब चलते हैं आगे की तरफ। ये चौथी श्रेणी, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, और मैंने भी इसे डायरेक्ट ही याद किया हुआ है, फिर मैंने थोड़ा सा आपको बता के बनाए दे रहा हूँ। देखिए, एक्टिव रफ डिब्बा शुगर भर हंस मत, एक्टिव रफ डिब्बा शुगर भर हंस मत, 10 रंग CN। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है ना? देखिए, अब इसके बाद आपको पढ़ लेना है संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। क्लियर इतना? कि इनमें गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अपन आगे की तरफ और देखते हैं इनका क्या है कि इनमें और कौन सी ये आपको नहीं पढ़ना है, फालतू का लिखा हुआ है ना परीक्षा की दृष्टि से फालतू का है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे संक्रमण तत्वों के परमाणुवी तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन। ये आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, कि कैसे मतलब परमाणुविक आकार और आयनिक जो आकार होते हैं, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं संक्रमण तत्वों की सीरीज में, तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे आपकी आयनिक त्रिज्या परमाणुविक त्रिज्या घट रही है, कहाँ पे आपकी परमाणुविक त्रिज्या सेम रहती है, और कहाँ पे आपकी परमाणुविक त्रिज्या बढ़ना शुरू होती है। तो आपको विशेष रूप से इतना ध्यान रखना है। क्लियर इतना? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है इस तरह से कि यहाँ से आई और यहाँ तक क्या है कि यहाँ तक तो घटी, फिर यहाँ से क्या हुआ, बढ़ना शुरू होती है। यहाँ पे आप 2 जगह देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट रही और यहाँ पे बढ़ना शुरू होती है। यहाँ से आई, यहाँ तक घटी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी CO और NI पे, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू करेगी। क्लियर इतना? अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इसमें और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। देखिए भैया, अब जैसे आपको ये याद हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। आप 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट तो लिख लेंगे, मेरे को इतना विश्वास है आपके ऊपर। और जब ये लिख लेंगे तो आप ये बड़े आराम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैंने आपको लिखना भी सिखाऊंगा। क्लियर इतना? अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये फालतू का लिखा हुआ है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। चुंबकीय गुण आपको पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट का चुंबकीय गुण आपको पढ़ना है। देखिए क्या है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक जो होता है डी ब्लॉक में, जो बहुत मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं, बहुत जो ज़्यादा संख्या में जो एलिमेंट हैं, उनका क्या है कि बाह्य जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके अयुग्मित ही रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे तत्व हैं आपके कि उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित रहते हैं। तो अयुग्मित होने के कारण ये क्या है, अनुचुंबकीय होते हैं। इसी तरह से जिनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, प्रतिचुंबकन का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये लौह चुंबकीय भी होते हैं कुछ। ठीक है, क्लियर इतना? चलते हैं अपन आगे की तरफ और देखते हैं इसमें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें जो संकुल यौगिकों को बनाने का गुण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्प्रेरकीय गुण आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यहीं से बिलोंग करता है Fe, है ना, इसी से बिलोंग करता है मॉलिब्डेनम। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो ये सब क्या है कि प्रबल अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है,
इनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इन्हें कूट कूट के अपन बढ़िया तरीके से और फैला सकते हैं। तो ये क्या है कि आपका उत्प्रेरक का काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अंतरकाशी यौगिकों बनाना, ये भी आपको पढ़ लेना। मिश्र धातु, ये भी आपको पढ़ लेना है। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं अच्छे किस्म के उत्प्रेरक होते हैं, अच्छे किस्म के आप कह सकते हैं कि संकर यौगिक बनाते हैं, या फिर वो कह सकता है कि मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको ये उदाहरण देना है कि जैसे पीतल हुआ, कांसा हुआ, तो ये सब क्या है, मिश्र धातु हैं। क्लियर है इतना। अब देखते हैं यहाँ पे धातु ऑक्साइड, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब बात आती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट की। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट में अगर इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो लेंथेनाइड है आपका, केवल लेंथेनाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। क्लियर है इतना। इसके बाद आपको बात की जाए तो लेंथेनाइड का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ लीजिएगा और एक दो तत्वों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं कि लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या, और इसके बाद लेंथेनाइड का संकुचन होगा यहाँ पे आगे। देखो यहाँ पे कहीं पे लेंथेनाइड संकुचन है, ठीक है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ लेंथेनाइड संकुचन, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, लेंथेनाइड संकुचन। क्लियर इतना। आगे देखेंगे एक्टिनाइड, परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि परीक्षा में उतना ज़्यादा आया नहीं है कभी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के कुछ अनुप्रयोग, तो ये भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है उतना। क्लियर इतना। तो चलते अपन आगे की तरफ। चलिए बात करते हैं, ये मेरे हिसाब से ठोस अवस्था के बाद ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपका उपसय संयोजन यौगिक। क्लियर ना। वैसे तो आपकी पूरी बुक महत्वपूर्ण है ये, लेकिन ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये बहुत भर के आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा इसे, और जो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं आपको उसमें टिक लगवाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये पढ़ के जाना है कि बर्नर का सिद्धांत लॉन्ग में आता है आपका बढ़िया तरीके से, बर्नर थ्योरी आप बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, और ये बढ़िया लॉन्ग में आता है आपका, ठीक है। और देखेंगे आप यहाँ पे तो ये बर्नर के थ्योरी के अनुप्रयोग ही चल रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि उपसय संयोजन सत्ता, ये आपको पढ़ लेना है। उपसय संयोजन सत्ता, केंद्रीय परमाणु, ये जो उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित आपका जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी आपके शब्द हैं, वो आपको पढ़ के जाना, ताकि आपको पता हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। जैसे लिगेंड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये बर्नर, जैसे ये लिगेंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिगेंड हो गया, लिगेंड के बारे में हो गया, लिगेंड के टाइप हो गया, यूनिडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, है ना। तो इस तरह से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। एक ये चीलेटेंट, ठीक है, तो इस तरह से आपको कीलेट्स भी आपको पढ़ने हैं। क्लियर इतना। तो इस तरह से आप ये पूरा टॉपिक, आप ये पूरा ये जो पोर्शन है ये आपको अच्छे से पढ़िएगा, तो आप उपसय संयोजी यौगिकों के बारे में अच्छी तरह से जानने लगेंगे कि इसमें लिगेंड्स कौन होते हैं, केंद्रीय परमाणु कौन होते हैं, ठीक है, इनकी जो उपसय संयोजन क्षमता क्या होती है, ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है। इस तरह से आप पढ़ेंगे इसे, तो क्या है कि आपके जो मस्तिष्क में क्लियरिटी उत्पन्न होगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे तो आप इसे और अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें और आपके लिए कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो उपसय संयोजन क्षमता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उपसय संयोजी क्षमता ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखेंगे और देख रहे हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका नाम लिखने का तरीका है। तो ये नाम लिखने का तरीका तो कभी आता नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो नाम लिखना, ठीक है। क्लियर ना इतना, क्लियर ना इतना कि नाम कैसे लिखते हैं। मैं नाम लिखना ही बताऊंगा आप सभी को कि नाम कैसे लिखे जाते हैं इनके, और इनके नाम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, ठीक है। और इनकी जो समावयवता है ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जानी है। उपसय संयोजन यौगिकों में समावयवता आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे कि इसमें और कौन सी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका ध्रुवण समावयवता, ये आपको नहीं पढ़नी है। ये आपको देखा गया है कि आयनन समावयवता ये आती है आपके पेपर में, और उपसय संयोजन समावयवता, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयनन और उपसय संयोजक, ठीक है। आगे देखेंगे और इसमें देखेंगे कि संयोजकता आबंध, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको छोड़नी नहीं है ये, ठीक है, शानदार तरीके से तैयार करके जाना है। मैं आपको ये विशेष रूप से बताऊंगा भी कि कैसे करना है आपको ये, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी आपका परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, VBT आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है।
आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। धातु कार्बोनिल ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं ये जैसे ये लिखे हुए हैं ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। जैसे उपसंयोजक यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। और देख रहे हैं इसमें और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपन आगे की तरफ और देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बस आपका यहीं तक महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के। इस टॉपिक में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन आपको पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो नाम पद्धति है IUPAC, ये आपको पढ़ लेनी है। कभी कभी क्या है कि IUPAC नाम पद्धति पूछ लेता है आपको पेपर में कि आपको ये ऐसे बना के दे देगा स्ट्रक्चर और कह दे देगा कि इसका आप नाम बताइए, क्लियर इतना। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आगे देखेंगे और इसमें और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आप दिख रहा है आपको ये आपको ये जो नाम लिखने की प्रैक्टिस है ये आपको कर लेनी है एक बार, ठीक है ना, कि इनका नाम क्या क्या है। आगे देखेंगे यहाँ पे CX बंध की प्रकृति, ये आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखेंगे हेलो एल्किल हैलाइड की विरचन की विधियाँ। तो ये जो आपका लिखा हुआ है तो ये जो विरचन की जो विधियाँ हैं ये आपको पढ़ लेनी है। और ये एल्कोहल द्वारा किस तरह से एल्किल हैलाइड्स को अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है और ये आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन द्वारा एल्किल हैलाइड को कैसे बना सकते हैं ये भी आपको पढ़ना है, क्लियर इतना। इसके बाद और देख रहे हैं इनमें और कौन सी चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो हेलो एरिन्स हैं इन्हें कैसे बना सकते हैं, तो ये आपको पढ़ लेनी। ये क्या है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या है कि वो कह देता है कि कोई आपको दे देगा कंपाउंड और उससे कह देगा कि आप ये कंपाउंड बनाइए, ठीक है। सेंडमायर रिएक्शन ये आपको पढ़ लेनी है आपको। और देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि और कौन सी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विलेयता ये नहीं आपको पढ़ना है। हेलो एल्केन में अभिक्रिया ये आपको नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है त्रिवेदी, ये भी नहीं पढ़ना आपको। एक आणविक ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 रिएक्शन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। SN1 रिएक्शन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, क्लियर इतना। और ये SN1 रिएक्शन जो आपको पढ़ना है एग्जाम्पल सहित आपको तैयार करना है, ठीक है। SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखेंगे और कौन सी चीज़ है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैरेलता और यहाँ पे किरेल होगा एक, ठीक है। तो ये आपको परीक्षा के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। किरेल क्या होता है, किरेलता क्या होती है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है किरेल, क्लियर। आगे देखेंगे और देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे धारण ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको प्रतिलोम धारण तथा रेशमीकरण ये भी नहीं आपको पढ़ना है। आगे देख रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया आपको एक बार पढ़ लेनी है और देख लेना है कि किस प्रकार से विलोपन होता है, ठीक है। तो इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विलोपन अभिक्रिया को, ठीक है ना। आगे देखेंगे और देख रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए इसने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता कैसे, क्या होता है, क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। चलेंगे आगे और देखेंगे इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लिखी हुई है ये रिएक्शंस आपको पढ़ के जानी है। आर्थो पैरा स्थिति आपको किस तरह से ऑर्थो में जुड़ता है, किस तरह से पैरा में जुड़ता है, किस तरह से मेटा में जुड़ता है। तो ये सब आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ के ही जाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये जो कुछ अभिक्रियाओं ये जो दिया हुआ है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये आपको पढ़ लेनी है। इसमें अनुनाद का प्रभाव आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अनुनाद के प्रभाव के कारण क्या क्या होता है कि इसकी जो स्थायित्व है ये आपका बढ़ जाता है अनुनाद के प्रभाव के कारण। इस तरह से आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपको पढ़ने के लिए बताया ही मैंने। और ये आपको ये इनकी पूरे की मैकेनिज्म है कि इस तरह से आपका जैसे आर्थो में पैरा में मेटा में इस तरह से जुड़ता कैसे है, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब इसकी क्रियाविधि पूरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नाभिक अनुरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये आपको विशेष रूप से दोनों पढ़ के जानी है। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नाभिक अनुरागी और इलेक्ट्रॉन अनुरागी, ठीक है ना। बार बार हट रहा है। और देखेंगे यहाँ पे और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ गया, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जैसे ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन,
ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये जैसे लिखा हुआ है क्लोरीन, यद्यपि ये, तो इस तरह से आपको ये भी पढ़ लेना है कि आर्थो और पैरा निर्देशक क्यों है। ये आपका उदाहरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, परीक्षा की दृष्टि से रामबाण, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये आपको पढ़ना है। फ्रीडल क्राफ्ट्स वुड्स फिटिंग। अब कभी लोग क्या है, ये वुड्स फिटिंग और फिटिंग को भाई समझ लेते हैं, भाई अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना है दोनों को अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि, और ये आपको ये पढ़ना है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में क्यों किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। फ्रेयॉन आपको पढ़ लेना है। और ये जो आपका जो लिखा हुआ है DDT, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। DDT ये एक कीटनाशक होता है, तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। और इसके नुकसान फायदे इस तरह से आपको DDT को पढ़ लेना है कि ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है, ठीक है, ये कितना नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। और DDT का आपको फॉर्मूला और DDT का आपको जो IUPAC नाम है और इसका जो रासायनिक नाम है ये आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? चलते अपन आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये आप देखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए ये तो आपको कंपटीशन वाले एग्जाम जो होते हैं IIT और जो नीट, इन सब के लिए भी आपके लिए उतना ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता ही रहता है हर साल। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे और देख रहे हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इनमें आपको विभेद करने के लिए जो विधियाँ होती हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे होगा, ठीक है। अल्कोहल का जो ये नाम है, अल्कोहल के बारे में और अल्कोहल का IUPAC नाम, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना फिनॉल क्या होता है। और एक चीज़ और, फिनॉल को अल्कोहल मत समझ लेना, फिनॉल अल्कोहल नहीं है, ठीक है। कई लोग फिनॉल को अल्कोहल समझ लेते हैं। ईथर पढ़ लेना, ये तो क्या उसने जनरली जानकारी दी है, आगे वो फिल्म बनाएगा इस जानकारी की। आगे देखेंगे इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अल्कोहल और फिनॉल का विरचन है कि अल्कोहल और फिनॉल को हम बना कैसे सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि कैसे बना सकते हैं। तो पहला क्या है कि अम्ल उत्प्रेरक जल योजन द्वारा, एक ये इस विधि द्वारा हम क्या है अल्कोहल और फिनॉल को बना सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करते हैं, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर देते हैं तो हमारा क्या है अल्कोहल बन जाता है। क्लियर हुआ? तो कुछ लोग आप ध्यान दे लीजिए, NaBH4 ये आपका बढ़िया अच्छा क्वालिटी का अपचायक होता है। और ये क्या है कि आप कह सकते हैं कि इनको हम तो दारू के ठेकेदार कहते थे। इससे क्या होता है कि ये तुरंत अल्कोहल बना देता है। एक LiAlH4 ये भी आपका जो है बहुत ही अच्छा किस्म का उत्प्रेरक है और इस तरह से अपचायक के तरह ये काम करता है, तो बढ़िया तरीके से बना लेता है। क्लियर इतना? चलते हैं अपन आगे की तरफ और देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखेंगे आप फिनॉल को कैसे बना सकते हैं, तो उसमें लिखा है कि हेलोएरिन से आप बना सकते हैं। क्लियर इतना? और देखेंगे यहाँ पे और देख रहे हैं यहाँ पे कि फिनॉल की बनाने की विधियाँ हैं, ठीक है। देखो क्या है कि कभी कभी आ जाता है कि पूछ लेता है प्रश्न कि क्यूमीन से फिनॉल को बनाइए, ये आ चुका है पेपर में, तो इसलिए आप इस रिएक्शन को विशेष रूप से ध्यान दें। कभी कभी कह देता है एनिलीन से फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से आपको विशेष रूप से इन्हें पढ़ के ही जाना है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके ये महत्वपूर्ण सुपर महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आप देखेंगे क्वथनांक, तो क्वथनांक, गलनांक, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। विलेयता, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आपको यहाँ पे देखें धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया में फिनॉल की रिएक्शन धातु के साथ, ये आप विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी आ जाता है कि क्या होता है जब फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई जाती है, ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्लियर इतना? आगे देखेंगे अल्कोहल की अम्लता, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अल्कोहल की अम्लता किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से घटती है, ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से पढ़ लीजिएगा। क्लियर इतना? अब देखेंगे फिनॉल की अम्लता, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा फिनॉल की अम्लता के बारे में, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से पढ़ना है फिनॉल की अम्लता को, ठीक है। एस्टराइजेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए कितना पढ़ेंगे आप, ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे फिनॉल की अभिक्रियाएँ, ये आपको नहीं पढ़, ये नाइट्रीकरण पढ़ना है आपको, ठीक है। आ जाता है कि फिनॉल की रिएक्शन तनु नाइट्रिक एसिड से कराने पर क्या क्या प्राप्त होता है, तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस तरह से अब आप देखेंगे
तो और इसमें और कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रायमंड टीमन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। रायमंड टीमन अभिक्रिया आपको पढ़ के ही जाना है। रायमंड टीमन अभिक्रिया के साथ कोई समझौता नहीं करना है, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखेंगे कि इनमें औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल है, तो आपको मिथेनॉल पढ़ लेना है और एथेनॉल भी पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, एथेनॉल वही वाला है जो आप समझ रहे हैं। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलन द्वारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ईथर का निर्माण का मेथड है। ये देखिए भैया, ये जो परीक्षा की दृष्टि से विलियमसन संश्लेषण है, ये अभिक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको विलियमसन संश्लेषण आपको पढ़ के ही जाना है, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है मेरे को। ये आप रिएक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, देखो भैया, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, अभी इस चैप्टर में बता रहा हूँ कि फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन ये आपको। अब बात आती है कोल्बे रिएक्शन की, कोल्बे अभिक्रिया, ये आपको विशेष रूप से पढ़ लेना है। कोल्बे रिएक्शन भी पेपर में आती रहती है, ठीक है। रायमंड टीमन पढ़ना है, आती है पेपर में, ठीक है। आगे देखेंगे, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर ना इतना। अब देखेंगे अपन और कौन सी चीज़ें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये इस टॉपिक में आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये बात करते हैं अगले टॉपिक की जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो पहले आपको इनके नाम पद्धति आपको पढ़ लेनी है कि इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर, नामकरण IUPAC इनका कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना क्योंकि इनके नाम लिखने को भी आ जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे और कौन सी चीज़ें जो हैं आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो जैसे नामकरण के लिए इन्होंने ये दिए हुए हैं आपके लिए एल्डिहाइड के नामकरण के लिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर इतना। आगे चलेंगे और देखेंगे इसमें और क्या है। इसमें कार्बोनिल समूह की संरचना ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, क्लियर ना इतना। इस रिएक्शन का नाम जो है रोजनमुंड रिएक्शन, पढ़ के ही जानी है, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है ना। रोजनमुंड ऑप्शन ये लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ के जाना है, पेपर में बहुत बार आती है। दूसरी रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन, पढ़ के जाना है, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है ना, ये दोनों आपको पढ़ के ही जाने हैं। एटाल्ड रिएक्शन ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखेंगे और इसमें आपके लिए कौन सी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, गाटरमान कोक संश्लेषण, ये आपको पढ़ लेना है। गाटरमान कोक संश्लेषण ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे और आपके लिए कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलेशन अभिक्रिया, ये आप तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी जो बहुत ज़्यादा हैं स्थित महत्वपूर्ण। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए ये जो आपकी रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, तो ये आपको दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है ना, क्लियर ना इतना। हाँ, क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ क्रिस्नर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉलन परीक्षण आता है पेपर में, बहुत बार आया है, बहुत ही बार आया है। तो टॉलन रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है, टॉलन परीक्षण द्वारा। फेलिंग परीक्षण ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फेलिंग परीक्षण और टॉलन परीक्षण ये दोनों आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इनमें कौन कौन से अवक्षेप आपके प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली अभिक्रियाएं, एल्डोल संघनन, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल संघनन पढ़ के ही जाना है, उसे छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन, also very very important. Now moving to कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपको नाम पद्धति पढ़ लेनी है बेटा। और यहाँ पे देखेंगे अपन और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है आपको ये पढ़ के जानी है, ठीक है, क्लियर ना। एक बेंजोइक अम्ल, कभी कभी क्या है कि ये आ जाता है, आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि
आप एमीन से बेंजोइक अम्ल बनाइए, कभी कभी पूछ लेता है बेंजोएमाइड से आप बेंजोइक अम्ल बनाइए, कैसे प्राप्त करेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि आप साइनाइड से आप जो, जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि कोई एल्किल साइनाइड यौगिक दे दिया, उसने कहा कि आप इस तरह से आप बनाइए, तो इस तरह से वो पूछ लेता है कुछ चीज़ें। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ गई ये, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे COH चाबंद विदलन संबंधी एस्ट्राइजेशन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्ट्रीकरण की क्रियाविधि पढ़ के जाना है बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अपचयन विकार्बोक्सिलीकरण ये नहीं पढ़ना आपको, ये नहीं पढ़ना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग ये पढ़ लेना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, तो ये आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कारखानों में, रंगाई, पुताई, बिनाई, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर, वस्त्र रंगाई, इलेक्ट्रो पेंटिंग, क्लियर इतना। चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है अमाइन या एमीन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमीन खुद ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन के बारे में पूछ लेता है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें नाम पद्धति, तो देखो बेटा हर टॉपिक की आपको पढ़नी है। IUPAC नाम पद्धति पता नहीं कहाँ से कैसा टपका के फेंक दे, ठीक है, तो आपको विशेष रूप से वो ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केवल जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं पे अपन फोकस करेंगे। तो ये रिएक्शन आपकी पेपर में बहुत बार आ चुकी है। क्या करता है कि वो इस तरह से आपका बना देता है और यहाँ पे आप लिख देता है NO2, यहाँ पे ऐसे कर देता है और यहाँ पे लिख देता है SN+HCl, इस तरह से आपको आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपको पढ़ लेना है आगे कि इसमें और कौन सी रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है आपका नाइट्राइलों का अपचयन करने पर क्या बनता है, ठीक है। तो ये आप क्या है, कभी कभी ऐसा कर लेता है कि इतना दे देता है, देखना इतना दे देगा और यहाँ पे ऐसे लगा देगा क्वेश्चन मार्क, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि बढ़िया शानदार LiAlH4 और LiAlH2 ये सब क्या है अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो NaBH4, ये जो सोडियम वाला जो है अपना NaBH4 और ये LiAlH2 ये अपने क्या है कि बहुत ही अच्छे अपचायक हैं, बढ़िया हाइड्रोजन देते हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जहाँ जहाँ O होगा ये हटा के पानी बना देंगे उससे और यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर इतना, तो इस तरह से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये कभी कभी बताया ना मैंने आपको कि इस तरह से दे देता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता है, ठीक है। तो वो आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। ये जो आपका है गैब्रियल थर्माइट संश्लेषण, ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आप देखिए तो आता ही रहता है और इससे क्वेश्चन लगभग हर बार नीट या जी में पूछा जाता है, ठीक है। और यूपी बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए गैब्रियल थर्माइट और ये हाफमाइन ब्रोमाइड रिएक्शन ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेनी है क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। अब देखते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो एमीन के क्षारकीय गुण, हाँ पढ़ लेना है आपको कि पूछ लेता है कि कोई एक रिएक्शन बताइए जो एमीन के क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करती हो, ठीक है ना। तो एमीन के आप उठा के लेना और किसी अम्ल से रिएक्शन करा देना, जैसे इसने HCl से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो वो क्या है लवण बना लेगा। क्लियर इतना, तो इस तरह से पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है हमारा क्षार है, ठीक है। ये देखिए पढ़ लेना है ये आपको। आगे चलेंगे, ये आगे देखेंगे और इसमें और कौन सी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन कार्बिल एमीन रिएक्शन, पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका। और इसमें आपके लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, गाटरमान रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, ये आपको दोनों पढ़ लेने, गाटरमान रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, ठीक है। बस ठीक है, पर्याप्त है इसके लिए अमीन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, बात करते हैं अपन ये अगले टॉपिक की। बढ़िया ब्यूटीफुल सा टॉपिक है अपना जैव अणु, ठीक है। तो इस पे बात कर लेते हैं जैव अणु के टॉपिक पे। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपको सैकराइड्स पढ़ने हैं, है ना, शर्करा पढ़नी है और इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब पढ़ने हैं। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, तो मैं आपको
आपको क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि इनसे आपका बेस बनेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सैकेराइड्स क्या हैं, ठीक है। इनमें से जो ये ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि एल्डिहाइड ग्रुप काहे में पाया जाता है। देखो क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की शक्ल सूरत समान होती है ना, केवल इनमें फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है। जैसे ग्लूकोज में अपना क्या है कि पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप और उसमें फ्रक्टोज में पाया जाता है अपना कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज की संरचना के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना आती है पेपर में संरचना बनाने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं और इसमें और क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ये भी आपका पेपर में बहुत आता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और देखेंगे आपको फ्रक्टोज, कभी कभी क्या है बेटा पेपर में आ जाता है कि फल शर्करा किसे कहते हैं, तो फ्रक्टोज को कहते हैं, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना इतना। आगे देखेंगे और इसमें क्या क्या फ्रक्टोज की जो है साइक्लिक संरचना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। डाइसैकेराइड्स में आपको ध्यान रखना सुक्रोज विशेष रूप से, ठीक है। और है नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। अब पढ़ सकें तो आप सब पढ़ लीजिए, है ना, लेकिन इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में आपको ध्यान रखना है सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है ना। और बात आती है प्रोटीन की। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन भी क्या है, जैव अणु है, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह से आपको ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है प्रोटीन के बारे में। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप इसे समझ जाएंगे क्लियरली, ठीक है। तो और इसमें आवश्यक प्राकृतिक अमीनो अम्ल, है ना, कितने अमीनो अम्ल हमारे लिए ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी नहीं हैं, तो ये सब आप क्या है कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्लियर इतना। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोटीन की संरचना पेपर में आती है, पूछ चुका है, पेप्टाइड बंध द्वारा कौन जुड़ा रहता है, इस तरह से आप पूछ सकता है वो पेपर में, ठीक है। अब आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखेंगे आप कि ये तो बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर है, नहीं आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं आपको लगा रहना है, ठीक है ना। हाँ, एंजाइम्स जो दिए हुए हैं, आपको एंजाइम्स के बारे में जानकारी रखनी है, आपको थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं बस। विटामिन्स पढ़नी है, और विटामिन्स में आपको मिलेगा कि जल में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और ये आपकी विटामिन्स के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन्स ए कहाँ कहाँ पाई जाती है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है ना, तो इस तरह से पूछ लेता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई रिकेट्स किस कारण हो जाता है, तो रिकेट्स ज़्यादा विटामिन डी की कमी से, ठीक है ना, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बच्चे की, ठीक है, क्लियर इतना। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल आपको पढ़ना तो चाहिए, वैसे परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा। और आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्लियर इतना। और देखते हैं, ठीक, आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और ये जो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विशेष इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलते हैं और देखते हैं आपके लिए और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ इतना, तो बेटा आपको यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और यहाँ पे आपके लिए जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले थे, मैंने सभी टॉपिक्स को लगभग कवर कर दिया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में, है ना, इस बात की गारंटी है हम लोगों की। तो आप इतना पढ़िए, ऑल द बेस्ट।